आज का हमारा टॉपिक डबल एम बोले तो मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो प्यारे दोस्तों, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए इसको स्टार्ट करें। बड़ा सा टॉपिक है, थोड़ा तेज़ी से चलेंगे, ध्यान से समझते चलें। सो मेरी एक बहन ने बोला था कि आपने 2 चैप्टर करा दिए, उसकी वीडियो अपलोड नहीं आज हो गई है, तो जिसको भी कवर करना हो कर लेना। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट में सर पहली डेफिनेशन है मार्केटिंग की। किसकी भैया? मार्केटिंग मैनेजमेंट इज डिफरेंट वन, मार्केटिंग इज डिफरेंट वन। तो मार्केटिंग क्या होती है प्यारे दोस्तों? मार्केट के अंदर सप्लायर्स आते हैं, सप्लायर्स प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। किसको प्रोड्यूस करते हैं? तो उनके पास प्रोडक्शन होती है और कंज्यूमर के पास गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड होती है। दे आर सप्लाइंग एंड दे आर डिमांडिंग गुड्स एंड सर्विस। वो एक प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, ये इनको गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं, बदले में ये सम कंसिडरेशन रेंडर करते हैं, एंड दैट प्लेस इज कॉल्ड मार्केट। आर यू गॉट इट? सो प्यारे दोस्तों, दिस इज वंडरफुल। मार्केट इज अ सोशल प्रोसेस। वेरी कीमती वर्ड है, वेरी स्पेशल वर्ड इज देयर। क्या है भैया? सोशल प्रोसेस है ऑफ सेटिस्फाइंग कंज्यूमर डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय सप्लायर फर्म्स इन रिवार्ड ऑफ सम कंसिडरेशन। कुछ चीज जरूर लेंगे, बदले में फ्री में नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फीचर या करेक्टर और मार्केटिंग क्या है, और ये एक सीक्वेंस से है। सबसे पहले बाजार के अंदर, बाजार ऐसे ही नहीं क्रिएट होगा। सबसे पहले बाजार में क्या होनी चाहिए? नीड, वांट नहीं प्यारे दोस्तों। क्या होनी चाहिए? नीड होनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, आपको नीड है। आप सपोज करो आपको कहीं आने जाने के लिए अगर 2 व्हीलर मिल जाए, बाइक मिल जाए या स्कूटी मिल जाए, तो ये सीम्स टू बी गुड, आप आसानी से पहुंच सकते हैं। तो पहली चीज क्या होनी चाहिए? नीड होनी चाहिए। नीड नहीं होगी तो नो वन कैन गो फॉर द स्कूटी और बाइक। जाएगा क्या कोई? अब किसी को जरूरत है, कोई पैदल जाता है और वो सोचता है यार अच्छा होता मेरे पास स्कूटी या बाइक होती, मैं आराम से जाता। सो नीड के बाद, नीड है, नीड के बाद उसके अंदर क्या होनी चाहिए? वांट होनी चाहिए। मान लो आपको जरूरत है स्कूटी और बाइक की, लेकिन आप चाहते ही नहीं खरीदे, बोले मैं पैदल ही सही हूँ, पैदल से मजा आता है, शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। तो क्या आप स्कूटी या बाइक खरीदने जाएंगे? आंसर इज नो। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है? क्या होनी चाहिए? नीड के बाद क्या होनी चाहिए? वांट पहले होनी चाहिए या वांट बाद में होनी चाहिए? तो नीड होगी, वांट होगी, तब आप बाजार के अंदर जाएंगे और बाजार में जाके कहेंगे भैया मुझे स्कूटी चाहिए या मुझे बाइक चाहिए, और इसके लिए मैं इतना सेक्रीफाइस कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? इतना सेक्रीफाइस कर सकता हूं, एंड दैट इज कॉल्ड ऑफरिंग। क्या भैया? ये मार्केट का ही करेक्टर है ना। पहला करेक्टर क्या है मार्केट का? नीड। फिर दूसरा क्या? जहां नीड ना हो या वांट ना हो, वहां क्या कोई बाजार हो सकता है? आंसर इज नो। जब आपकी नीड होगी और वांट होगी, तब आपकी करेज और आपकी वांट एक चीज को सेक्रीफाइस करने को राजी हो जाएगी। तब आप बाजार में जाके कहेंगे मैं स्कूटी या बाइक खरीदने के लिए ये दिस मच ऑफ मनी या दिस मच ऑफ थिंग्स कैन बी सेक्रीफाइस, एंड दैट इज कॉल्ड ऑफर। अब आपकी ऑफर को देख के बहुत सारी फर्म्स आएंगी, कई लोग आएंगे, वो आपकी ऑफर को देख के अट्रैक्ट होंगे, उस चीज को प्रोड्यूस करेंगे, और वो भी अपना एक वैल्यू पर बेचने के लिए बाजार में आएंगे। दैट इज कॉल्ड, दे आर कॉल्ड सप्लायर। और जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वेट हो जाएगी, क्या हो जाएगी? इक्वेट हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड, क्या हो जाएगी भैया? वो वैल्यू हो जाएगी। और उस वैल्यू के क्रिएट होते ही आप वैल्यू का एक्सचेंज करेंगे। क्या करेंगे? कंज्यूमर वैल्यू देगा और बदले में सप्लायर गुड्स एंड सर्विसेज देगा, एंड दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज मैकेनिज्म। तो कितने करेक्टर हैं भैया? मोटे तौर पे 4 कहे जाते हैं, लेकिन डिटेल में बात सोचे तो 5 बना के ही लिखना। पहला करेक्टर बोला नीड, और आगे पीछे नहीं हो सकते, दे आर सम प्रोसेस। फिर वांट के बाद ऑफरिंग कह दें, ज्यादा आसान है। फिर वैल्यू क्रिएशन कैसे होती है? डिमांड और सप्लाई कब जहां इक्वेट करते हैं, डिमांड एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मार्केट में जहां इक्वेट करती है, दैट इज कॉल्ड वैल्यू क्रिएशन। तो उतनी क्वांटिटी में और उस प्राइस पे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होगा, एंड दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज मैकेनिज्म। सो फिर आगे चलते हैं। नाउ वर्ड इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्या भैया? मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर हम 2 तरीके से डेफिनेशन को समझेंगे। पहले सिंपल भाषा के अंदर, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज अ मैनेजमेंट ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटी। मार्केट के बहुत सारे काम होते हैं, सारी एक्टिविटी की क्या करें? मैनेजमेंट करें। अरे कोई बताओ, मैनेजमेंट हमने पिछली बुक में कर रहा था, मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस में सबसे पहला काम, एक ही बहन बोल रही है तो अच्छा नहीं। प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा या स्टाफिंग मत लिखना क्योंकि मार्केटिंग में स्टाफिंग को वायबल नहीं कहते। फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग थ्रू कोऑर्डिनेशन,
ऑफ किसका? ऑल मार्केटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज का प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्लियर है ना भैया? मार्केटिंग के अंदर मार्केट को मैनेज करना बहुत जरूरी है। बगैर मार्केटिंग के कोई भी फर्म आज की डेट में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट कहा जाता है फिलिप कॉटलर को। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा बताओ। फिलिप कॉटलर ने ही 4P मॉडल दिया। कौन सा मॉडल दिया? 4P मॉडल, जो इसके अंदर हम पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों, नेम द, ये केस स्टडी को हम छोड़ लेते हैं। तो कौन है फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट? फिलिप कॉटलर। फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंग मार्केटिंग मैनेजमेट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट। 3 वर्ड बड़े इंटरेस्टिंग है, गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर। 3 वर्ड दोबारा बोले क्या भैया? कस्टमर को इकट्ठा करना, फिर अपने पास बांध के रखना और उनको बढ़ाना। गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग सिस्टमेटिक है, प्रोसेस है। सबसे पहले कस्टमर को इकट्ठा करोगे, फिर अपने पास कंस्ट्रेंट करोगे, फिर ग्रो कराओगे। फिर अगेन 3 कीमती वर्ड, क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग। 3 वर्ड बड़े कीमती है दोबारा, क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग। क्या? सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। क्या भैया? तो फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंग इस डेफिनेशन में हम बहुत सारे काम करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? प्रोडक्ट, सर्विसेज, प्रोडक्शन प्रोसेस या कंज्यूमर। कंज्यूमर सबसे इंपॉर्टेंट है ऑफ द मैनेजमेंट। आर यू गॉट इट? तो फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंग क्या क्या काम इसमें करने हैं? चूजिंग द टारगेट मार्केट, तो हम किस बाजार के अंदर प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, वो टारगेट मार्केट को एनालाइज करो। फिर अपने उस मार्केट से कस्टमर को उठाओ, अपने पास पकड़ के रखो और ग्रो करो। फिर उनको क्या दो? सुपीरियर कस्टमर वैल्यू दो। सो प्यारे दोस्तों, मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर कुछ और डेफिनेशंस को हमने इस माध्यम से लिया। सो 2 डेफिनेशन ली, एक सिंपल जो मैनेजमेंट रिलेटेड डेफिनेशन थी, एक फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट कौन? फाइनेंशियल मार्केटिंग अलग चीज है भैया, मार्केटिंग मैनेजमेंट अलग चीज है। कई लोग मार्केट के आते ही इन दोनों चैप्टर में कंफ्यूज कर जाते हैं, ये बिल्कुल नहीं होना। अब बाजार के अंदर मार्केटिंग मैनेजमेंट की बहुत सारे अलग अलग फिलोसफर्स हुए, उन्होंने अपनी अलग अलग फिलॉसफीज लिखी। क्या लिखी? फिलॉसफी बोले तो बाजार में जीने का, काम करने का, रहने का कैसा तरीका। तो मार्केटिंग की ये फिलॉसफीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग व्यक्ति इनमें से अलग अलग फिलॉसफीज का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहली फिलॉसफी है प्रोडक्शन कंसेप्ट। क्या भैया? प्रोडक्शन कंसेप्ट के अंदर हम मार्केट के अंदर लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं। किस पे भैया? वेरी लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में। अच्छा, लार्ज क्वांटिटी में जब हम बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करेंगे तो उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। कॉस्ट 2 तरह की होती है, पहले किसी को याद हो तो बताओ। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। कौन कौन सी? वेरिएबल कॉस्ट जो प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ बढ़ती है और घटाने के साथ घटती है, इसमें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, प्लांट और जमीन तो उतने की ही लगी रहेगी, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस हो जाती है। इसी कारण से मार्जिनल कॉस्ट या इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। तब हमारा प्रोडक्ट हमें बाजार के अंदर जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे महंगा होता जाएगा या सस्ता होता जाएगा। सस्ता जब होता जाएगा तो बाजार में हम और चीपर रेट पे और अपने प्रोडक्ट को सस्ता करते जाएंगे और सस्ता करके बेचते जाएंगे। क्लियर है ना भैया? और ऐसा करने से हम मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को लीस्ट रेट पे लेके आएंगे, जिससे हमारा कोई भी कंपटीटर बाजार में स्टैंड बाय नहीं कर पाएगा। कोई भी कंपटीटर स्टैंड बाय, तो सारा का सारा मार्केट शेयर हमारे पास ही आ जाएगा। तब हमारी कमोडिटी या क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन घटेगी और बढ़ जाएगी, और इस तरीके से हम धीरे धीरे मोनोपोलिस्ट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? और लार्जेस्ट प्रॉफिट कमाएंगे। इस मॉडल पर काम करने वाली कंट्री का नाम चाइना। चाइना यही कर रहा है, प्रोडक्शन को कर रहा है, लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन को कर रहा है। उसकी जो कॉस्ट आती है वर्ल्ड के किसी कोने में आती ही नहीं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की डिमांड को वही खा गया। क्लियर है ना भैया? कौन सा कंसेप्ट? प्रोडक्शन कंसेप्ट के अंदर एक जैसे प्रोडक्ट को ही, होमोजीनियस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है, लार्ज लेवल पे यूज किया जाता है, तो उससे कॉस्ट, इफेक्टिव कॉस्ट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और प्राइस भी क्या करते हैं हम? और धीरे धीरे इस तरीके से कम करते करते जाते हुए क्या हो जाते हैं? मोनोपोलिस्ट हो जाते हैं। सो द अनदर कंसेप्ट इज कॉल्ड प्रोडक्ट कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? प्रोडक्ट कंसेप्ट के अंदर इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन नहीं है, हम जो सामान बना रहे हैं वो ज्यादा कीमती है। तो प्रोडक्ट के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटेटिव गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं। क्या बनाते हैं भैया?
बहुत अच्छी क्वालिटेटिव गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं और प्यारे दोस्तों उसमें एडिशनल फीचर डाल देते हैं। क्या डालते हैं? प्रोडक्शन कंसेप्ट के अंदर ज्यादा माल बना के कॉस्ट कट करके, कॉस्ट सस्ता करके हम मार्केट के अंदर कंपटीशन से फाइट कर रहे थे। यहां पर मार्केट के अंदर फाइट करने के लिए हम उस अपने प्रोडक्ट में एडिशनल स्पेशल फीचर डाल देते हैं जो उसकी क्वालिटी को और उसकी यूटिलिटी को एनहांस कर देता है और मार्केट में हमारे प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से डिस्टिंग्विश्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भैया? और ऐसी हालात के अंदर हम बिल्कुल भी सस्ते रेट पर नहीं बेचते बल्कि बाजार से, क्योंकि हमारे पास एडिशनल फीचर हैं तो हमारा कंपेरेबल प्रोडक्ट दूसरों के कंपैरिजन में नहीं किया जा सकता, इसीलिए हम एडिशनल रेट पर बेचते हैं। किस पे बेचते हैं? एबनॉर्मल एक्स्ट्रा प्राइसेस पे बेचते हैं। एग्जाम्पल है आईफोन। क्या भैया? एग्जाम्पल है BMW कार। कौन कौन से कार? BMW कार। कौन सा फोन? आईफोन। तो फोन है, इसके अंदर क्या डाल दिए गए? एडिशनल फीचर, क्वालिटेटिव प्रोडक्शन को किया गया। अच्छा है ना भैया? एबनॉर्मल प्राइस कट, कॉस्ट कट करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की गई, एक्स्ट्रा प्राइस पर माल बेचा गया। इसमें कमोडिटी ज्यादा बेचते हैं, क्वांटिटी कम बेचते हैं। क्वांटिटी कम बेचते हैं लेकिन प्राइस ज्यादा रखते हैं, इसीलिए जो मैन्युफैक्चर होता है उससे प्रॉफिट कम होता है या ज्यादा होता है, और वो एबनॉर्मल फीचर को ऐड करने के कारण वो भी धीरे धीरे मोनोपोलिस्टिक बन जाता है। आर यू गॉट इट? द फर्स्ट कंसेप्ट इज, दोबारा बोलो भैया, कौन सा? प्रोडक्शन कंसेप्ट। द सेकंड इज कॉल्ड प्रोडक्ट कंसेप्ट। द थर्ड इज कॉल्ड सेलिंग कंसेप्ट। के अंदर हमारा ना तो माल को बनाने पर, ना माल के अंदर फीचर डालने पर कहीं कंसंट्रेशन नहीं होता, हमारा सारा का सारा कंसंट्रेशन होता है एग्रेसिव सेलिंग पर। किस पे भैया? एग्रेसिव सेलिंग का मतलब माल कहीं से मिल जाए, चाइना से, हिंदुस्तान से, पाकिस्तान, जापान, कहीं से मिल जाए, सस्ते से सस्ता माल लाएंगे और ज्यादा से ज्यादा बेचेंगे। सारा का सारा काम किस पे है? सेलिंग पे। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं? इंटेंसिव प्रमोशनल टेक्निक्स का यूज करते हैं जिससे माल बिके, डिस्काउंट देते हैं, सेल्स लगाते हैं, अलाउंस देते हैं, क्वांटिटी डिस्काउंट देते हैं। आर यू गॉट इट? फेट्स लगाते हैं, फेयर्स लगाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा माल को बेचे। क्लियर? कौन सा कंसेप्ट है भैया? चिल्ला के सेलिंग कंसेप्ट का कोई एग्जांपल दो। बिग बाजार। बिल्कुल दोस्त, कौन सा बाजार? बिग बाजार के अंदर बताओ क्या है? कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिलता है या सारे? दैट इज दे आर सेलिंग, दे आर फॉलोइंग द सेलिंग कंसेप्ट। तो वो सारा माल जो भी मिल जाए, इंफीरियर हो, सुपीरियर हो, कोई भी हो, पर वो ज्यादा महंगा बेचते हैं या बाजार से सस्ते दाम पर बेचते हैं, तो एडिशनल स्कीम्स चलाएंगे, डिस्काउंट देंगे, प्रमोशनल एक्टिविटी करेंगे, एंड दैट्स व्हाई दे आर फॉलोइंग कौन सा कंसेप्ट? सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट के बाद आता है भैया चौथा, मार्केटिंग कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर प्यारे दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आज मॉडर्न एज के अंदर इस कंसेप्ट को सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर फॉलो कर रहे हैं। सो प्यारे दोस्तों, मार्केटिंग प्रोडक्ट के अंदर हम सारा एम्फेसाइज करते हैं कंज्यूमर पर। क्या, किस पे करते हैं? हम प्रोड्यूसर क्या बनाएगा? जो कंज्यूमर डिमांड करेगा। मैं दोबारा से क्वेश्चन पूछता हूँ जल्दी जल्दी, वरना प्रोड्यूसर क्या बनाएगा? तो वो पहले कंज्यूमर को, हमारे कंज्यूमर के पास जाके मार्केट सर्च करेगा, कंज्यूमर को जो जरूरत है वो बनाएगा। किस क्वालिटी का बनाएगा? जो कंज्यूमर चाहेगा। किस दाम पर बेचेगा? जो कंज्यूमर देने की कैपेबिलिटी रखता है। आर यू गॉट इट? तो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। कौन प्रोड्यूसर फर्म के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है भैया? कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट। हम क्या बनाएंगे, कब बनाएंगे, कैसा बनाएंगे, सब चीज को एनालाइज करके पहले कंज्यूमर को देखेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग चीजों को करेंगे। सो प्यारे दोस्तों, वो चीज हम मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर आफ्टर सेल सर्विसेज का बहुत ध्यान रखा जाता है जिससे कंज्यूमर मैक्सिमम एंड तक सेटिस्फाइड रहे। और प्यारे दोस्तों, इसीलिए ये लॉन्ग गोइंग कंसेप्ट, लॉन्ग कंसर्न कंसेप्ट है। प्यारे दोस्तों, जो भी फर्म इसको फॉलो करती है वो बाजार के अंदर थोड़े समय तक टिक पाएंगी या लंबे टाइम तक, बहुत लंबे टाइम तक वो टिक पाएंगी। दैट इज कॉल्ड कौन सा कंसेप्ट? मार्केटिंग। मार्केट कंसेप्ट के बाद आखिरी कंसेप्ट का नाम बताओ। सोसाइटल कंसेप्ट। सोसाइटल कंसेप्ट के अंदर हम मार्केटिंग कंसेप्ट बोले तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के साथ सोशल एंड इथिकल बाउंड्रीज को भी फॉलो करेंगे। हम ये भी देखेंगे जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट हो। कैसे प्रोडक्ट हो? किसी की हेल्थ और वेल्थ को या इन्वायरमेंट को किसी भी तरीके से हार्म इफेक्ट नहीं पहुंचाएं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी फर्म
वेरी लॉन्ग टर्म के लिए बाजार में सरवाइव करना चाहती है तो कौन से कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा? सोसाइटल कॉन्सेप्ट। लेकिन सोसाइटल कॉन्सेप्ट को जो भी फर्म फॉलो करेगी उसकी कॉस्ट कम आएगी या ज़्यादा आएगी? ज़्यादा आएगी। मार्केट के अंदर उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी से होगी या धीरे धीरे होगी, लेकिन कंसिस्टेंट ग्रोथ होगी। कैसी कंसिस्टेंट होगी? क्या कैसी ग्रोथ होगी? कंसिस्टेंट ग्रोथ होगी। और बाजार में स्टेगनेंट होगी, वो स्टे करेंगे बाजार के अंदर, जल्दी से टेक्नोलॉजी इनोवेशन से या दूसरी चीज़ों से वो बाहर नहीं हो पाएंगे। तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा बताओ। इसमें बहुत सारे केस स्टडी आपको देखने में को मिलेगी। पहला प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, दूसरा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, तीसरा, चौथा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, चौथा, पांचवा सोसाइटल कॉन्सेप्ट। आर यू गॉट दिस ऑल कॉन्सेप्ट? फिर आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। अभी याद रखना, मार्केटिंग मैनेजमेंट नहीं आया, अभी मार्केटिंग चल रहा है। मार्केटिंग की कुछ फिलॉसफी देखी हमने अलग अलग राइटर्स की। अच्छा एक बात बताओ, इन फिलॉसफी में से कौन सी सबसे अच्छी है? हाँ, आप सब लोग 12वीं पास करके आए, सूटेबल करेगी ना अपने आप, टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए। गुड विशाल सोनी। प्यारे दोस्तों, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ बिजनेस, डिपेंडिंग अपॉन करेक्टर और करेक्टर ऑफ बिजनेस, ये सिचुएशन ऑफ फर्म, लोकेशन है, उसके बेसिस पर रह के हम किसी इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई फिलॉसफी बुरी नहीं और कोई बेस्ट नहीं। क्या ये समझ में आया? पक्के से आ गया? आगे चले। कोई पेरेंट्स आए, मैं मिल के आऊँगा, एक बार इसके बारे में कुछ लिखना है तो लिखिए।
नेक्स्ट इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या क्या काम होता है भैया? मार्केटिंग के सारे काम अनंत होते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? रिसर्च करेंगे। रिसर्च करने के बाद मार्केट के अंदर प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करने के बाद उसके बाद प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे। प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, डेवलप करेंगे। कच्चा माल खरीदेंगे, प्रोडक्शन प्रोसेस करेंगे, असेंबली करेंगे, पैकेजिंग लेबलिंग करेंगे, बाजार में उसका ब्रांड बनाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन करके प्रोडक्शन हाउसेस से कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे, आफ्टर सेल सर्विसेज, प्राइसिंग और प्रमोशन। ये सारे काम अनंत काम है, जितने भी बाजार के काम है सारे लिख देंगे। अब प्यारे दोस्तों, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट था मार्केट रिसर्च। क्या भैया? मार्केट रिसर्च का सब हेड है। मार्केट रिसर्च करने के लिए हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं। कौन से एनालिसिस? हम अपने प्रोडक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम अपने प्रोडक्ट, गुड्स और सर्विसेज के सबसे पहले क्या देखेंगे? स्ट्रेंथ। क्या भैया? उसकी क्या क्या स्ट्रेंथ है। फिर उसके साथ रिट्रोस्पेक्टिव क्या देखेंगे? वीकनेसेस। और इसी के साथ प्रोडक्ट या सर्विसेज के अंदर हमारी लिए बाजार में अपॉर्चुनिटी क्या है और हमारे लिए बाजार में थ्रेट क्या है। और इन चार चीज को एनालाइज करके हम अपनी स्ट्रेटेजीज बनाएंगे। क्या बनाएंगे भैया? तो मार्केट रिसर्च करने के लिए कौन सा एनालिसिस करते हैं? स्वॉट एनालिसिस की फुल फॉर्म स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। प्यारे दोस्तों, सेलिंग और मार्केटिंग में वाइडर टर्म क्या है भैया? मार्केटिंग मार्केट। बहुत वाइडर टर्म है और सेलिंग उसका स्मॉलर पार्ट है। मार्केटिंग में सारा एम्फेसाइज किस पे रहता है? कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पे। सेलिंग में सारा कंसेप्ट किस पे रहता है? एग्रेसिव सेलिंग पे। सो प्यारे दोस्तों, द वेरी इंपॉर्टेंट 4P मॉडल। 4P मॉडल के अंदर प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन एंड प्लेस मिक्स आता है। प्राइस मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स, प्रमोशन मिक्स एंड प्लेस मिक्स। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रोडक्ट मिक्स की। किसकी भैया? 4P मॉडल। या इसे कौन सा मिक्स कहते हैं? मार्केट मिक्स भी कहते हैं। इसमें बहुत क्वेश्चन आएंगे, 4P मॉडल या मार्केट मिक्स। एक एक चीज को ध्यान से सुनना। तो चार चीज कौन कौन सी आती है? प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स, प्रमोशन मिक्स। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? प्रोडक्ट मिक्स के अंदर प्यारे दोस्तों द मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन चीजें आती हैं। वेरी फर्स्ट इज कॉल्ड ब्रांडिंग, द सेकेंड इज कॉल्ड पैकेजिंग, द थर्ड इज कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्स में पहली चीज क्या? ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग का क्या मतलब प्यारे दोस्तों? ब्रांडिंग के अंदर हमारा एक स्पेसिफिक नाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो नाम हमारा दूसरों से मिलता जुलता होना चाहिए, अलग होना चाहिए। हमारा एक खास तरह का लोगो होना चाहिए। ये नाम, ये लोगो ऐसे ही होना चाहिए या रजिस्टर्ड होना चाहिए? रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर ट्रेडमार्क एक्ट 1999। पूरा दोबारा बोलना भैया। एमसीक्यू में ट्रेडमार्क एक्ट कब बना था? 1999 में। ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड किस एक्ट में कराते हैं? पूरा बोलो। ट्रेडमार्क रजिस्टर, नहीं, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में। सो प्यारे दोस्तों, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया एयर इंडिया का, एयर इंडिया का ब्रांड नेम। फिर प्यारे दोस्तों, इसका ब्रांड मार्क ये हो गया। ये ब्रांडिंग करते वक्त ये नाम अलग होना चाहिए, लोगो अलग होना चाहिए। इसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? वेरी फर्स्ट इज कॉल्ड, ये सिंपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। इट शुड बी वेरी सिंपल। सिंपल होने के साथ साथ ये बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। छोटा बड़ा बच्चा, परिवार के हर दुनिया का कोई भी लोग उसे आसानी से क्या करे? प्रोनाउंसिएबल हो, आसानी से बोल सके। ऐसा होना चाहिए कि दूसरा जब दूसरे को सजेस्ट करे तो वो प्राउड फील करे। क्या करे? प्राउड फील करे। डिस्टिंक्ट होना चाहिए, किसी और दूसरे बाजार में चलते हुए नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? सिंपल एंड शॉर्ट। दूसरी क्वालिटी इजी प्रोनाउंसिएबल। तीसरी क्वालिटी सजेस्टिव। चौथी क्वालिटी हम होंगे। सो प्यारे दोस्तों, पहला था ब्रांडिंग। तीन थे ना प्रोडक्ट मिक्स में? ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग। दूसरा पैकेजिंग। पैकेजिंग वो लेयर होती है प्रोडक्ट के चारों तरफ जो प्रोडक्शन देती है गुड्स एंड सर्विसेज को। क्या देती है भैया? प्राइमरी लेयर, सेकेंडरी लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर। प्राइमरी लेयर छोटी सी ट्यूब कोलगेट की देखी हो तो इस तरह की प्लास्टिक में एक ट्यूब होती है ना भैया? फिर उसे पेपर पैकिंग के अंदर बांध के देते हैं बॉक्स में, छोटा सा बॉक्स में, सेकेंडरी पैकिंग। और बड़े बड़े कार्टून में 50-50 ये पैकिंग लिखी होती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग। तो 3 लेयर 4 लेयर पैकिंग करते हैं। सो प्यारे दोस्तों, ये पैकिंग का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? सबसे पहला काम है प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। क्या भैया? प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना। फिर पैकेजिंग ऐसी होती है जिसको देख के प्रोडक्ट बचता है या आइडेंटिफाई भी होता है। फिर प्यारे दोस्तों, पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए जिसे आसानी से कंज्यूमर कैरी कर सके, ले जा सके, ला सके।
सो प्यारे दोस्तों, क्या होनी चाहिए पैकेजिंग? कन्वीनियंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कन्वीनियंट। और पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए जो इतनी अट्रैक्टिव हो कि पैकेजिंग देखकर ही कंज्यूमर अट्रैक्ट हो और खरीदने के लिए इंस्पायर हो। तो प्रमोशन भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए पैकिंग के अंदर? प्रोडक्ट प्रोडक्शन, फिर प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, फिर कन्वीनियंस होनी चाहिए, फिर जैसे चावल अगर बेचना हो, राइस बेचना हो, तो वो एक ऐसी पैकिंग में होना चाहिए जो कैरी बैग जिसके साथ अपने आप ही हो, जूट बैग हो, आसानी से कंज्यूमर उसको लेके जा सके। सो द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड लेबलिंग। क्या भैया? लेबलिंग क्या क्या होती है प्यारे दोस्तों? प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रोडक्ट के ऊपर कुछ लेबल्स लगाते हैं और उसके ऊपर कुछ लिखना, फर्म को इंफॉर्मेशन देने के लिए, फर्म इन लोगों को इंफॉर्मेशन देने के लिए, और कुछ लीगल प्रोस्पेक्टिव्स को भी फुलफिल करने के लिए जरूरी होता है ये। सो प्यारे दोस्तों, इसके क्या क्या फंक्शन है? सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन, पता चल जाता है भैया प्रोडक्ट उसके अंदर जो पैकिंग है उसमें है क्या, लेबलिंग के थ्रू। फिर प्यारे दोस्तों, प्रोडक्ट के बारे में क्या मिल जाती है? इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर वो किस ग्रेड का है, सो ग्रेडिंग भी पता चल जाती है किस ग्रेड का है। दवाइयां लेके आते हैं तो उसके ऊपर A B C D लिखा होता है, तो पता चलता है कौन ज्यादा खतरनाक दवाई है, इसे दूर रखना है। सो आर यू गॉट इट? सो प्रमोशन होता है, लेबलिंग अट्रैक्टिव है, जैसे किट कैट है। सो किट कैट की लेबलिंग इस तरीके से अट्रैक्टिव बनाई जाती है जो बच्चे लोगों को अट्रैक्ट करती है और वो बच्चे लोग उसको ज़्यादा खरीदने के लिए इंस्पायर होते हैं। तो क्या करती है भैया? प्रमोशन। फिर क्या भैया? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेबल के ऊपर कुछ चीज़ें लिखना हिंदुस्तान में या अलग अलग कंट्रीज में कानूनी तौर पे जरूरी है, लीगल एस्पेक्ट कंपलसरी है। लीगल एस्पेक्ट में कोई बताओ क्या क्या जरूरी है लेबल पे छापना? मेरा एक सब भाई फूड बोला मार्क। इंग्रेडिएंट्स। फूड। क्या भैया? प्रोडक्ट का मिक्स ना, और भैया फूड मार्केट। MRP। क्या भैया? प्राइस जरूरी है ना लिखना। तीसरा, डेट को लेकर कुछ डेटें, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। हाँ। चौथा, डेट ऑफ एक्सपायरी। ओके। और अगर उससे कोई हार्म है तो वो भी लिखना चाहिए। हाँ, मेरी एक बहन बोलती है वो किस एज तक के लिए है। कुछ टॉयज के ऊपर लिखा होता है ना, ये 12 साल के प्लस बच्चों के लिए, कुछ के ऊपर 3 इयर्स प्लस के लिए। तो एज ग्रुप की इंटीमेशन होती है। और वेज और नॉन वेज के, अगर फूड ईटेबल है तो नॉन और वेज, और नॉन वेज के साइन जरूरी है ना भैया? पक्का ना भैया? तो ये सारी लीगल फॉर्मेलिटीज हर एक फर्म को लिखनी जरूरी है अपने लेबल पे। सो थोड़ा सा आगे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड लेबलिंग। पहला मिक्स कौन सा था? प्रोडक्ट मिक्स। याद प्रोडक्ट। दिलाओ तीन छोटे छोटे पॉइंट, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग। लेबलिंग। लेबलिंग में लीगल रिक्वायरमेंट आ गई भैया। सो प्यारे दोस्तों, देन द सेकंड इज कॉल्ड प्राइस मिक्स। क्या भैया? प्राइस मिक्स के प्राइस। अंदर सबसे पहले आप किसी प्रोडक्ट का हम प्राइस ऐसे ही नहीं तय कर लेते कि इस दाम पर बेचेंगे। बहुत सारी चीजों को सोचकर फिर हम प्राइस स्ट्रेटेजीज या प्राइस बनाते हैं। तो सबसे पहला हम डिसाइड करते हैं प्राइस मिक्स में हमारा प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। हो सकता है जियो जैसी कंपनी का ऑब्जेक्टिव हो मैक्सिमम मार्केट शेयर। क्या भैया? तो हो सकता है किसी फर्म का, किसी सॉल प्रोप्राइटर का ऑब्जेक्टिव हो, अगर कोई फर्म जियो जैसी ये सोचेगी कि भैया मेरे को मार्केट शेयर बढ़ाना है, तो बताओ वो प्राइस ज्यादा से ज्यादा रखेगी या कम से कम? कम से कम, कम और से कम। कई बार तो वो कॉस्ट से भी कम पे रखेगी ताकि सारे कंपटीटर बाजार से गायब हो जाए। आर यू गॉट इट? सो कोई मैन्युफैक्चरर ऐसा हो सकता है जिसका मोटिव हो सकता है प्रॉफिट, ऑब्जेक्टिव हो सकता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। तो प्यारे दोस्तों, प्राइस कम से कम रखेगा या ज्यादा से ज्यादा? जैसे BMW कार, कम प्राइस का मतलब ही नहीं है ज्यादा से ज्यादा प्राइस। आर यू गॉट इट? किसी का मोटिव है सोशल वेलफेयर। क्या भैया? तो प्राइस ज्यादा रखेगा या बहुत मिनिमम रखेगा? बहुत मिनिमम रखेगा, निग्लिजिबल प्राइस रखेगा। तो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर दूसरा, हम क्या प्राइस को डिफाइन करने के लिए क्या लिखेंगे, निकालेंगे? कॉस्ट। कॉस्ट दो तरह की, कौन कौन सी? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, दोनों को सेपरेटली एनालाइज करके कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? और कॉस्ट पर यूनिट निकालने के बाद उसमें हम अपना एडिक्वेट प्राइस जोड़ देंगे, एडिक्वेट प्रॉफिट जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? एंड देन वी ऑब्टेन द प्राइस। क्लियर है ना? तो कॉस्ट प्राइस के लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है? दूसरा, फिक्स और वेरिएबल दोनों कॉस्ट। तो कॉस्ट। फिर क्या है प्यारे दोस्तों? पहला दोबारा बताओ क्या था भैया? प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। दूसरा बताओ? तीसरा है डिमांड एंड यूटिलिटी। चिल्ला के बोलना। बाजार में डिमांड बहुत कम हो हमारे प्रोडक्ट की, तो
प्राइस घटा देंगे। बाजार में डिमांड बहुत ज़्यादा हो हमारे प्रोडक्ट की, प्राइस बढ़ा देंगे। आर यू गॉट इट? डिमांड एंड प्राइस का कैसा रिलेशन है? तो डिमांड को चेक करेंगे एंड देन प्राइस पॉलिसीज बनाएंगे, प्राइस की स्ट्रेटेजी बनाएंगे, प्राइसिंग फिक्स करेंगे। यूटिलिटी, बाजार हमारे प्रोडक्ट की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, प्राइस ज़्यादा रखेंगे। कम है बहुत, कम करने पड़ेंगे। क्लियर है ना? तो डायरेक्ट रिलेशनशिप। सो प्यारे दोस्तों, फिर हम खाली इतना ही नहीं, कॉस्ट और डिमांड एंड यूटिलिटी नहीं, कंपटीशन बाजार में कैसा है, हमारे कंपटीटर के प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या है, तो उनकी प्राइसिंग पॉलिसी को देखकर फिर ही हम अपनी प्राइस को डिसाइड कर सकते हैं। आर यू गॉट इट? फिर प्यारे दोस्तों, पांचवा, गवर्नमेंट पॉलिसी। क्या भैया? गवर्नमेंट के पॉलिसी, सरकार कुछ प्रोडक्ट पर असेंशियल कमोडिटी एक्ट, कौन सा एक्ट? असेंशियल कमोडिटी एक्ट को शॉर्टकट में कहते हैं एस्मा। क्या भैया? एस्मा लगा देती है। अगर सरकार ने कुछ समय पहले प्याज की कीमतें बहुत बढ़ गई, तो प्याज को ऊपर सरकार ने कि कुछ स्टॉकिस्ट उसमें जानबूझ के स्टॉक करके अब नॉर्मल गेन नहीं कमा लें, तो उसका मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिया, मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर दिया। क्या कर दिया भैया? और कहा भैया इससे ज़्यादा पे कोई भी बाजार में नहीं बेच सकता। दैट इज कॉल्ड कौन सा एक्ट? एस्मा एक्ट। कौन सा है? असेंशियल कमोडिटी एक्ट। आज की डेट के अंदर दवाइयों पर सरकार ने तो लाइफ गिविंग मेडिसिन पे एस्मा लगाया हुआ है। सो प्यारे दोस्तों, हार्ट डिसीजेस के लिए बहुत सारी दवाइयां हैं। बाजार के अंदर जब कोई पेशेंट जाता था, तो हार्ट पेशेंट पहुंचा तो एबनॉर्मल प्रॉफिट पर माल को बेच देते थे स्टॉकिस्ट। सो प्यारे दोस्तों, सरकार ने एस्मा लगा दिया, अब उनको उस रेट से ज्यादा पर कोई भी दुकानदार नहीं बेच सकता। सो हमें जब अपना किसी भी चीज का प्राइस रखना है, तो देखना है कि हमारा गुड्स एंड सर्विस एस्मा के अंडर तो नहीं आया। अगर एस्मा के अंडर आया है, तो हम गवर्नमेंट जैसे जो मैक्सिमम प्राइस डिक्लेयर कर रखे हैं, उससे ज्यादा प्राइस को नहीं रख सकते। तो दिस इज कॉल्ड कौन सा मिक्स? प्राइस मिक्स के लिए क्या क्या देखेंगे भैया? प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, फिर कॉस्ट, फिर डिमांड एंड यूटिलिटी, फिर कंपटीशन इन द मार्केट, फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज। फिर आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। द सेकेंड इज कॉल्ड प्लेसमेंट। इसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो 12th में नहीं थी, लेकिन हमें अभी सारी करनी। प्लेस मिक्स नहीं था, तो अभी प्लेस मिक्स दोबारा। प्लेस मिक्स का पूरा नाम है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। क्या भैया? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस मिक्स के अंदर या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स में वो सारी एक्टिविटी हम कवर करते हैं जिससे गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर के पास ट्रांसफर हो जाए। किसके पास से किसके पास तक ट्रांसफर हो जाए? वो सारी सर्विसेज, वो सारे एक्टिविटी जिससे गुड्स एंड सर्विसेज कहां से? मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर तक ट्रांसफर हो जाए। जैसे अब इसमें क्या क्या काम आते हैं? सबसे पहला आता है ऑर्डर प्रोसेसिंग। क्या भैया? तो ये सारा काम प्लेस मिक्स का या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स का मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूसर फर्म्स का है। किसका है भैया? कॉमर्स का, ट्रेड का काम है प्यारे दोस्तों। तो जब भी कोई हमारे पास डिमांड करने आएगा, तो उसके ऑर्डर को हम प्रोसेस करेंगे। फिर प्यारे दोस्तों क्या करेंगे? ऑर्डर आ गया हमारे पास, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। क्या करेंगे भैया? ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। अब ये ट्रांसपोर्टेशन पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह हो सकता है। मान लीजिए हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिल्ली के अंदर है और कलकत्ता में डिमांड आई, तो कलकत्ता तक माल पहुंचते पहुंचते 10 दिन लग जाएंगे। तो लॉरी से अगर माल बेचेंगे, तो प्यारे दोस्तों हो सकता है उतने में डिमांड नल एंड नलीफाई हो जाए। तो इससे बचने के लिए हम अपने पूरे हिंदुस्तान को जोनल एरियाज में बांटेंगे और हर जोनल एरिया के अंदर एक इन्वेंट्री स्टोर खोलेंगे। क्या खोलेंगे? इन्वेंट्री स्टोर, एंड दैट इज कॉल्ड वेयर हाउस। क्या बनाएंगे भैया? वेयर हाउसिंग की कहाँ कहाँ जरूरत है, माल उधर कैसे रखें, और फिर उन वेयर हाउसेस के अंदर इन्वेंट्री को कंट्रोल करके रखेंगे। जैसे ही इन्वेंट्री एक स्पेसिफिक लेवल से कम आई, अगेन गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई वहां पर कर देंगे। सो क्या क्या काम आता है दोबारा बताओ? पहला ऑर्डर प्रोसेसिंग, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर वेयर हाउसिंग, फिर इन्वेंट्री कंट्रोल। स्टॉक को कंट्रोल करके रखना, कितनी बाजार में जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हमारे गोडाउन्स में, वेरियस वेयर हाउसेज में कितना लेवल ऑफ स्टॉक होना चाहिए। आर यू गॉट इट? सो प्यारे दोस्तों, दैट इज कॉल्ड प्लेस मिक्स। कौन सा मिक्स? प्लेस मिक्स से पूरा नाम याद नहीं आता है, इसे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स भी कहते हैं, वो नाम ज्यादा अच्छा है। सो वो सारी एक्टिविटी जिसे गुड्स एंड सर्विसेज किसके पास से किसके पास तक पहुंच जाए? मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर तक। टाइप ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स दो होते हैं, वन इज कॉल्ड डायरेक्ट चैनल, अदर इज कॉल्ड डायरेक्ट चैनल। के अंदर मैन्युफैक्चर सीधा किसके पास जाता है? कंज्यूमर पे, और गुड्स एंड सर्विसेज को बेच देता है। इनडायरेक्ट चैनल के अंदर 1 वे, 2 वे, 3 वे चैनल होते हैं। मैन्युफैक्चर किसके पास जाता है? रिटेलर के पास, और रिटेलर किसके पास बेचता है?
इंटरमीडिएटरीज एक है, तो दिस इज कॉल्ड वन वे। टू वे के अंदर मैन्युफैक्चर पहले किसके पास जाता है? होलसेलर। होलसेलर किसके पास जाता है? रिटेलर के पास। एंड रिटेलर किसके पास जाता है? कंज्यूमर। दिस इज कॉल्ड टू वे। थ्री वे में मैन्युफैक्चर किसके पास जाता है? एजेंट के पास। एजेंट किसके पास जाता है? होलसेलर के पास। होलसेलर किसके पास जाता है? रिटेलर के पास। और रिटेलर किसके पास जाता है? जैसे जैसे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। बढ़ जैसे जैसे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा उसका काम भी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा। क्लियर है ना? सो प्यारे दोस्तों, द नेक्स्ट इज कौन कौन से हमने पढ़े? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो अब कौन कौन से फैक्टर हैं जिनको डिसाइड करके हम कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करें उसका डिसीजन ले सकते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बड़े ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों, ये 12th में नहीं था। सबसे पहला फैक्टर मार्केट रिलेटेड फैक्टर। कैसा भैया? अब जरा ध्यान से सुनना। मार्केट रिलेटेड फैक्टर में साइज ऑफ मार्केट। हमारा बाजार बहुत छोटा सा है, 10 करोड़ बार। तो बताओ इंटरमीडिएटरी को डालें खुद ही कर लें? तो डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केट साइज बहुत बड़ा है और खुद नहीं कर पाएंगे तो इनडायरेक्ट। ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन। हमारे सारे जो कंज्यूमर है ज्योग्राफिकली एक ही लोकेशन पर हैं। डायरेक्ट। हमारे जितने भी कंज्यूमर हैं वो सारे कश्मीर के अंदर अलग अलग पहाड़ियों पे रहते हैं, तो अलग अलग पहाड़ियों पे कैसे जाएं? तो इनडायरेक्ट। साइज ऑफ ऑर्डर। जो भी ऑर्डर मिलता है बहुत छोटा छोटा मिलता है, बिल्कुल डायरेक्ट नहीं, छोटा छोटा ऑर्डर मिलता है। हम कौन संभालेंगे? और रिटेलर को बना देंगे, होलसेलर बना देंगे। तो कौन सा? इनडायरेक्ट। बल्क में ऑर्डर देता है हमारा कंज्यूमर, डायरेक्ट। आर यू गॉट इट? दैट इज कॉल्ड मार्केट रिलेटेड फैक्टर। फिर कौन सा भैया? प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर। नेचर ऑफ प्रोडक्ट। क्या भैया? कुछ ऐसा प्रोडक्ट का नेचर है तो शायद हम खुद ही, प्रोडक्ट का नेचर ऐसा है तो खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर दें। प्रोडक्ट का नेचर ऐसा है इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को इस्तेमाल करें। आर यू गॉट इट? सबको आया? प्यारे दोस्तों, टाटा ने हिंदुस्तान में चाय के सबसे बड़े बागान कहाँ पर है? दो जगह हैं। अच्छा। एक साउथ इंडिया में भी है, केरला के अंदर भी है, लेकिन केरला के अंदर सप्लाई इतने ज़्यादा नहीं है, कुछ ही पहाड़ियाँ। असम के इन सारे पहाड़ों को एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी सालों से खरीद रही है। नाम उन कंपनी का टाटा। टाटा ने उसके बहुत बड़े एरिया पर कब्जा कर लिया। अब इतने बड़े लार्ज लेवल पर वो टी को प्रोड्यूस करता है और पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करता है। क्लियर है ना? अगर चाय की सप्लाई उसे चाय की पत्तियों की करनी पड़े, चाय को बना के करना पड़े, तो बताओ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। बहुत सारे मॉल्स इनडायरेक्ट। को यूज करेगा, रिटेलर्स को यूज करेगा, वो चाय की पत्ती की दुकानें नहीं खोलेगा। आर यू गॉट इट? प्यारे दोस्तों, टाटा ही जेम्स एंड ज्वेलरी का भी काम करता है, डायमंड्स को बेचता है, ठीक है ना? उसके स्टोर हैं। तब प्यारे दोस्तों नेचर ऑफ प्रोडक्ट है चाय की पत्ती के लिए इनडायरेक्ट का, लेकिन डायमंड्स के ज्वेलरी बेचता है तो खुद के आउटलेट खोलता है और उनके ऊपर बेचता है अपने गुड्स एंड सर्विसेज को। आर यू गॉट इट? टाटा अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को खोलता है, बेचता है, तो कहीं किसी हद तक कोशिश करता है कि डायरेक्ट अपने आउटलेट्स के थ्रू प्रमोट करे। सो पेरिशेबल, अगर गुड्स पेरिशेबल है, जल्दी से खराब हो जाएंगे, तो प्यारे दोस्तों हम इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी कंज्यूमर तक पहुंच जाए। फिर प्यारे दोस्तों हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सस्ता है तो हम अलग विजन रखेंगे, महंगा प्रोडक्ट है तो हम अलग विजन रखेंगे। फर्म रिलेटेड फैक्टर। बाजार के अंदर हमारा कंपटीटर क्या कर रहा है, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अच्छा, अगर डायरेक्ट हो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट, तो सारा कंट्रोल हमारा रहेगा। इनडायरेक्ट हो तो हमारा कंट्रोल डाइवर्सिफाई हो जाएगा, हमारे कंट्रोल में चीजें नहीं रहेगी। तो हमें कंट्रोल का लेवल क्या चाहिए, तो उसमें भी हम तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिसाइड करेंगे। फिर मैनेजमेंट की अपनी कुछ पॉलिसीज होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिस्टिंग्विशमेंट करेंगे। सो प्यारे दोस्तों, द लास्ट पीस कॉल्ड कौन सा मिक्स? प्रोडक्शन प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स के अंदर 4 सब पार्ट आते हैं। सबसे पहला एडवर्टीजमेंट, दूसरा पर्सनल सेलिंग, तीसरा पब्लिक रिलेशन, चौथा सेल प्रमोशन। सबसे पहले आते हैं एडवर्टीजमेंट में। एडवर्टीजमेंट में पेपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम अपने प्रोडक्ट और गुड्स और सर्विसेज की प्रमोशन के लिए इंफॉर्मेशन फ्लोट करते हैं। क्या फ्लोट करते हैं? इंफॉर्मेशन, ताकि कोई भी पर्सन इंस्पायर हो सके हमारी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए। इससे क्या क्या फायदे होते हैं प्यारे दोस्तों? कंज्यूमर जब ऐड देखता है तो सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है, हमारे बाजार में प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है।
प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने से ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं, मार्केट शेयर भी बढ़ता है, मार्केट शेयर बढ़ता है तो प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, हमारे गुड्स एंड सर्विस के बारे में सबको जानकारी मिलती है। क्या क्या घाटे हैं प्यारे दोस्तों, एडवर्टीजमेंट से कॉस्ट कम होती है या बढ़ जाती है, इनडायरेक्टली वो किसी और से चार्ज करते हैं या कंज्यूमर से ही चार्ज करते हैं। कंज्यूमर बार बार एडवर्टाइजमेंट देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा खरीदे कौन सा नहीं खरीदे। कई बार एडवर्टीजमेंट में इस तरीके के स्लोगन, इस तरीके के पिक्चर्स को यूज किया जाता है जो ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट है, सोशल वैल्यू का हरास भी करते हैं एडवर्टीजमेंट के माध्यम से। देयर आर सम फर्म्स जो कि बहुत इंफीरियर गुड्स एंड सर्विसेज को भी बाजार में बेच देते हैं। सो आर यू गॉट इट? सो द नेक्स्ट इज पर्सनल सेलिंग। पहला क्या था भैया, इसके चार थे प्रमोशन मिक्स में, एडवर्टीजमेंट, देन क्या, पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग के अंदर हम सेल्समैन के थ्रू, सेल पर्सन के थ्रू अपने गुड्स एंड सर्विसेज को डायरेक्टली बाजार में बेचते हैं। यूरेका फॉर्ब्स कौन सा वाटर प्योरीफायर कंपनी है प्यारे दोस्तों, अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली बाजार में डोर टू डोर सर्वे करके पर्सनल सेलिंग के थ्रू माल को बेचती है। इससे क्या होता है, कंज्यूमर का डायरेक्ट जो जवाब है वो कंपनी को पता चल जाता है, कंपनी अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बेटर तरीके से प्रमोट कर सकती है, ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों को समझा सकती है। सो प्यारे दोस्तों, क्या क्या पर्सनल सेलिंग में जो पर्सनल सेल पर्सन होता है, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, किसी इंसान की सारी बढ़िया क्वालिटी जितनी भी लिख सकते हो वो लिख देना। सो प्यारे दोस्तों, द नेक्स्ट इज कॉल्ड सेल प्रमोशन के अंदर सबसे पहला एग्रेसिव माल को बेचने के लिए क्या क्या तरीके हैं। पहला तरीका डिस्काउंट। क्या भैया, कोई भी माल ज्यादा लेके जाएगा तो हम क्वांटिटी डिस्काउंट दे देंगे। क्या दे देंगे भैया, ज्यादा माल देगा तो दाम कम कर देंगे। फिर क्या, सैंपलिंग। क्या भैया, सैंपलिंग के अंदर एक चीज लेके गया, उसके साथ एक सैंपल थोड़ा सा फ्री दे दिया, या न्यूज़पेपर में टैग करके छोटा सा पाउच बनाकर फ्री दे दिया ताकि लोग उसको यूज करें और इंस्पायर हो सके। फिर क्या भैया, रिबेट्स। क्या दी भैया, रिबेट और डिस्काउंट में फर्क, स्पेसिफिक कंडीशन फुलफिल करेगा उसको डिस्काउंट मिलता है, सबको डिस्काउंट नहीं मिलता। रिबेट फॉर ऑल होती है, रिबेट क्या होती है, फॉर ऑल, कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करनी। क्लियर है ना? आप 30 रुपए एमआरपी की पेप्सोडेंट की ट्यूब बाजार में लेने जाएं तो सभी दुकानदार 28 रुपए की बेच रहे हैं बगैर आपकी शक्ल देखे, देन दैट इज कॉल्ड रिबेट। सो देन द अदर इज कॉल्ड कौन सा ड्रॉ, लक्की ड्रॉ। तो लक्की ड्रॉ के अंदर शैशे या कूपन मिलता है, उसको स्क्रैच करेंगे और कूपन को आप अप्लाई करेंगे एंड हो सकता है आप प्राइस जीत जाए। फुल फाइनेंस, फुल फाइनेंस का मतलब 100% क्रेडिट, आप माल को ले जाएं, पैसे किश्तों में पे कर दें। बहुत सारे फ्लैट्स बनाने, कंस्ट्रक्शन करने वाली फर्म्स फुल फाइनेंस स्कीम का इस्तेमाल करती है ना। देन क्वांटिटी गिफ्ट, क्वांटिटी गिफ्ट, बाय वन गेट वन फ्री, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी। ज्यादा माल लोगे तो हम आपको गिफ्ट देंगे, रिफंड, अगर आपको माल पसंद नहीं आया तो माल वापस कर जाओ और पैसे पूरे ले जाओ। ये कौन सी टेक्निक है, सेल प्रमोशन। आर यू गॉट प्यारे दोस्तों? देन क्या भैया, पीआर, पब्लिक रिलेशन। भैया सभी फर्म आज की डेट में पीआरओ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर को अपॉइंट करती हैं जो कंज्यूमर और कंपनी के बीच में ब्रिज का काम करता है। किसका काम करता है भैया, ब्रिज का। ये पब्लिक रिलेशन का काम कैसे करती हैं कंपनियां, क्या करती हैं, प्रेस रिलीज। क्या करती है, जब भी कोई नया काम करेंगी, अच्छा काम करेंगी, प्रेस रिलीज करेगी। जैसे रिलायंस कंपनी, तो अंबानी बंधु जब भी कोई नया काम करेंगे सीधा मीडिया के अंदर आएंगे और अपना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बताएंगे, दैट इज कॉल्ड प्रेस रिलीज। फिर क्या भैया, ब्राउशर्स। अगर नई कार, नया स्कूटर, नई बाइक खरीदने जाओ तो हर एक कंपनी आपको ब्राउशर देती है जिससे आपको उसके सर्विसेज, उसके लिमिटेशन, उसकी क्या क्या परफेक्शंस हैं, वो सारी चीजें हमें पता चलती हैं। फिर क्या भैया, स्पेशल इवेंट्स। कंपनियां अलग अलग समय पर कभी कभी ट्रेड फेयर, कभी कभी स्पेशल इवेंट्स अनाउंस करती हैं, कभी कभी दीपावली मेला अनाउंस करती हैं ताकि सब लोगों को गैदर कर सकें, होली मीट अनाउंस करती हैं और सब लोगों को इंस्पायर करती हैं। देन क्या भैया, कॉन्फ्रेंसेस। तो कॉन्फ्रेंसेस के अंदर कुछ खास ग्रुप ऑफ पीपल्स को
मीटिंग के लिए बुलाया जाता है और उन्हें अपने प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बताते हैं। डेली, हर मंथली या हर वीकली अपना न्यूज़लेटर प्रिंट करके सबको भेजना, दैट इज कॉल्ड न्यूज़लेटर। और वेबसाइट डेवलप करना और उसमें अपनी कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन को लोड करके रखना। इन तरीकों से, इन 6 तरीकों से कंपनी अपने पब्लिक रिलेशन को डेवलप करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वंडरफुल चैप्टर। आर यू गॉट दिस वन इज? सो प्यारे दोस्तों, मैं एक चैप्टर और लूंगा। दिस इज अगेन बड़ा छोटा सा चैप्टर है, मजेदार सा चैप्टर है। कौन सा आखिरी चैप्टर? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कौन सा एक्ट भैया? मेरे को 1 मिनट लगेगा स्लाइड को डेवलप करने में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अभी रिवाइज हुआ। कब, किस साल रिवाइज हुआ? ड्यूरिंग द कोविड वॉर 2019 में। कब हुआ भैया? तो पहले 86 में था पुराना, अब रिवाइज होके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2000 क्या हो गया? 19। सो प्यारे दोस्तों, एक बार स्लाइड शो डाल लो। मजेदार सा टॉपिक है, मजा आएगा इसको करने में। 1 मिनट लगेगा ये प्रेजेंटेशन को स्टार्ट होने में। चलो दोस्तों, करें स्टार्ट। सीपीए 2019, क्या नाम है भैया? छोटा सा है, बड़ा मजेदार सा है, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ सीपीए 1986। ये लिखा भैया, क्या था भैया? 2019। सबसे पहले सीपीए में लिखा, कंज्यूमर को डिफाइन किया। बहुत ध्यान से सुनना। कंज्यूमर कौन? एनी पर्सन हु बाइंग गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन। कोई भी पर्सन। इसके 2 सेक्शन थे, 2 सब सेक्शन थे। 2 क्या थे? सब सेक्शन। सबसे पहला सब सेक्शन किसके रिगार्ड में? गुड्स के रिगार्ड में। दूसरा सब सेक्शन किसके रिगार्ड में? तो एनी पर्सन वो बाइंग गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन, किसी ने माल खरीदा लेकिन बदले में कुछ दिया होना चाहिए, फॉर अ कंसिडरेशन। इट इंक्लूडिंग एनी यूजर ऑफ सच गुड विद अप्रूवल ऑफ सेलर। अच्छा, जिससे हमने खरीदा, हम उसको कंसिडरेशन देंगे और माल लेंगे और उसके अप्रूवल से यूज करेंगे। प्यारे दोस्तों, दैट पर्सन इज कॉल्ड क्या भैया? कंज्यूमर। अच्छा, कोई पर्सन माल खरीदता है दोबारा बेचने के लिए, क्या करने के लिए? तो दैट पर्सन कैन नॉट बी कॉल्ड एज कंज्यूमर। वो क्या नहीं होगा? कोई माल खरीदता है कॉमर्शियल यूज करने के लिए, किसके लिए भैया? कॉमर्शियल यूज, दैट कैन नॉट बी अ कंज्यूमर। सो प्यारे दोस्तों, एंड दूसरा, अभी पहला गुड्स के लिए था, अब सर्विसेज के लिए दूसरे सेक्शन। एनी पर्सन हु अवेल द सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन नॉट फॉर कॉमर्शियल यूज, दैट पर्सन इज कॉल्ड कंज्यूमर। सबसे पहले ये डिफाइन किया गया कंज्यूमर कौन। अब प्यारे दोस्तों, सीपीए कंज्यूमर प्रोटेक्शन को कैसे डिफाइन करता है? इसके अगेन 2 सब सेक्शन है। पहला सब सेक्शन कहता है टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। किसका इंटरेस्ट सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है और प्रमोट करना है? किसका इंटरेस्ट? प्रोड्यूसर का नहीं कर रहा, कंज्यूमर का कर रहा है। प्यारे दोस्तों, बाय रिकॉग्नाइजिंग कंज्यूमर्स राइट। कैसे भैया? कैसे करके? कंज्यूमर के जो अधिकार हैं उसे रिकॉग्नाइज करके। क्या क्या राइट है? सबसे पहला राइट, राइट ऑफ सेफ्टी। दूसरा राइट, राइट टू बी इन्फॉर्म। तीसरा राइट, राइट ऑफ चूज। फिर चौथा, राइट टू हर्ट, राइट टू सीक रेड्रेसल एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। प्यारे दोस्तों, ये राइट्स को, 6 राइट को रिकॉग्नाइज किया इस एक्ट के अंदर। प्यारे दोस्तों, इस एक्ट का सबसेक्शन 1 के अंदर कंज्यूमर के राइट्स को रिकॉग्नाइज किया, 6 राइट्स को। फिर दूसरी चीज, अगर कोई भी पर्सन इन राइट्स को तोड़ता है, अबॉलिश करता है, कोई भी प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, तो प्यारे दोस्तों उसके अगेंस्ट सिंपल, स्पीडी, इनएक्सपेंसिव रेड्रेसल का सिस्टम बनाया। 3 कीमती वर्ड दोबारा बोलना, सिंपल, स्पीडी और इनएक्सपेंस। कंज्यूमर का खर्चा नहीं होना चाहिए। रेड्रेसल ऑफ कंज्यूमर ग्रीवेंसेस बाय 3 टायर एनफोर्समेंट एजेंसी। कैसी एनफोर्समेंट एजेंसी है? 3 टायर, 3 लेयर्ड है। अभी एजेंसी बनाएंगे। प्यारे दोस्तों, कंज्यूमर के राइट्स क्या क्या थे, कोई याद दिलाओ ना। मैं एक बार दोबारा से लूं। सबसे पहले राइट ऑफ सेफ्टी।
आपका राइट है भैया, आप किसी गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करके वो ऐसा होना चाहिए जिससे आपके हेल्थ और वेल्थ को कोई भी नेगेटिव हार्म ना पहुंचे। फिर सेकंड क्या भैया, राइट टू बी इन्फॉर्म। राइट टू इन्फॉर्म भैया, ये कोक की पैकिंग के ऊपर डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखी होनी चाहिए, एमआरपी होनी चाहिए, क्वांटिटी होनी चाहिए, एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। ये हमारा अधिकार है ना। कोई मैन्युफैक्चरर अगर ये नहीं लिखे तो हम उसके अगेंस्ट कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं ना। कौन सी कोर्ट में जा सकते हैं? कंज्यूमर कोर्ट में। तो राइट ऑफ चूज क्या भैया, ये हमारा अधिकार है कि भैया हम बाजार में जाएं तो चार तरह के प्रोडक्ट रखें, तो हमारा अधिकार है हम जिस मर्जी का सिलेक्शन करें और जिस मर्जी को नहीं खरीदें। हमें कोई बाउंड नहीं कर सकता भाई ये खरीद के लेके जाना। फिर राइट टू बी हर्ड क्या भैया, अगर हमारी कोई प्रॉब्लम है तो हमारे पास राइट है, प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर हमारी बात को सोचेगा या खाली नहीं सुनेगा या सुनेगा। राइट टू सीक रेडरेसल, अगर हमारा प्रोडक्ट को यूज करने पर कोई हम पे नेगेटिव इम्पैक्ट आया, हमारा लॉस आया, तो हम अपने रेडरेसल्स के लिए जाएंगे भैया। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, क्या क्या प्रोडक्ट के साथ करना है, क्या क्या नहीं करना, उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोड्यूसर से लेने का अधिकार है। ये कितने राइट है भैया? छह राइट को याद करता है तो कोई बच्चा भूल जाता है, तो इसके लिए हमने एक कोड वर्ड बना लिया था, साइचर। क्या भैया? एस बोले तो क्या? सेफ्टी। आई बोले तो, ई बोले तो एजुकेशन, सी बोले तो चॉइस, एच बोले तो, आर बोले तो, सो दीज आर द राइट्स। प्यारे दोस्तों देखना, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ये लोगो है ना, क्या है उनका? जागो ग्राहक। पंचलाइन क्या है भैया? जागो ग्राहक जागो। कंज्यूमर के लिए क्यों बनाया, प्रोड्यूसर के लिए क्यों नहीं बनाया? क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान सारी प्रोड्यूसर फर्म यूनाइटेड है। कंज्यूमर बेचारा अनएजुकेटेड, पैसा नहीं है उसके पास, कैसे लड़ेगा इन बड़ी कंपनियों के अगेंस्ट? तो प्यारे दोस्तों, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करती हैं ये सारी कंपनियां। क्या करती हैं? एक्सप्लॉइट करती हैं बेचारे कंज्यूमर को। कैसे कैसे एक्सप्लॉइट करती हैं? अडल्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर गुड, मिक्सिंग कर देती हैं घटिया चीजों की और फिर उसको बेचती हैं। पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कहती कुछ है और दे देती है घटिया तरीके की चीजें। कम शॉर्ट मेजरमेंट में, कम मेजरमेंट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड कर देती हैं। सो प्यारे दोस्तों, आर्टिफिशियल बाजार में सीमेंट कंपनियां करती हैं ना, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी बना देती हैं और प्राइस बढ़ा देती हैं और कंज्यूमर को लूट के ले जाती है। तो इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था या जाता है किसका? कंज्यूमर का। इस एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए, बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2086 और बाद में 2019 डेवलप किया। सो पहले ट्रेडिशनल अप्रोच क्या थी? कैवेट एम्प्टर। दोबारा बोलना क्या भैया? कैवेट एम्प्टर के अंदर था कि जो माल बायर, बायर बोले तो खरीदने वाला चौकन्ना रहे, अगर उसका नुकसान हुआ तो खुद जिम्मेदार। किसी ने कस्टमर को लूट लिया तो कस्टमर जिम्मेदार है। अब प्यारे दोस्तों, मॉडर्न अप्रोच में क्या है भैया? कैवेट तो यही है, वेंडिटर है। एम्प्टर की जगह क्या है? अब कौन जिम्मेदार है? सेलर, बेचने वाला जिम्मेदार है। अगर उसने कुछ गलत बेचा, कंज्यूमर को कुछ हार्मफुल हो गया, तो सीपीए 2019 में वो कोर्ट चला जाएगा और सेलर को पनिशमेंट हो जाएगी। आर यू गॉट इट? और यही अप्रोच कहती है मार्केट से कंज्यूमर हटा दो तो मार्केट बचेगी या जीरो हो जाएगी। सो प्यारे दोस्तों, कंज्यूमर के राइट्स के साथ साथ राइट्स कंज्यूमर के पक्का हैं। कितने राइट्स हैं? एक या पांच? पांच पे कौन आ गया भाई? जरा जागो ग्राहक जागो। कितने हैं भैया? छह। क्या राइट के साथ साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है? कंज्यूमर जो भी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके कितने राइट्स है भैया? छह। समय समय पर अपने छह राइट्स को यूज करे। ऐसा नहीं कि कोई उसे लूट के चला जाए और घर पे सोता रह जाए। तो राइट्स को यूज करना। फिर कंज्यूमर मस्ट भी कैसा कस्टमर होना चाहिए? कॉन्शियस कस्टमर होना चाहिए, जागरूक कस्टमर होना चाहिए, बाजार के बारे में उसे पता होना चाहिए। जब भी कोई गुड्स एंड सर्विसेज को वो लेगा, किसी से बाय करेगा, तो बदले में एविडेंस लेगा। क्या लेगा भैया? कैश में लेगा, बिल लेगा। अगर कोई उसके साथ नेगेटिव इंपैक्ट आया प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को यूज करने के कारण, तो वो उस प्रोड्यूसर के अगेंस्ट क्या फाइल करेगा? कंप्लेंट फाइल करेगा। कंज्यूमर मस्ट बी अ क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्वालिटी कॉन्शियस बनाने के लिए बहुत सारे मार्के सरकार ने बनाए। देखना यही मार्क है, ये ध्यान से देखो, ये कौन सा है? हॉलमार्क। हॉलमार्क का साइन किस पे होता है? गोल्ड। गोल्ड में नहीं, गलत, प्रीशियस मेटल पर। प्रीशियस। किस पे भैया?
खाली प्रीशियस गोल्ड क्यों, तांबे पर भी होता है भाई, जिंक पे भी होता है, किस पे होता है दोबारा बताओ प्यारे प्रीशियस मेट दोस्तों। ये एगमार्क का मार्क किस पे होता है, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर कमोडिटी एंड लाइव ब्लॉक्स के ऊपर। एफपीओ किस पे होता है भैया, फ्रूट एंड फूड और वेजिटेबल प्रोडक्ट पे। आईएसआई किस पे होता है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स गुड्स गुड्स पे। ये किस पे होता है भैया, इको फ्रेंडली गुड्स एंड सर्विसेज पे। पक्का ना भैया, अर्थन पिक्चर है ना भैया। सो बैक टू पिवेलियन। सो ये सारे सारे कंज्यूमर के क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज। 6 राइट के साथ साथ ड्यूटीज भी है। सो प्यारे दोस्तों, अब कंज्यूमर कैसे कैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए जा सकते हैं प्यारे दोस्तों। सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस, बिजनेस एसोसिएशंस हैं, कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट की हेल्प से प्रोटेक्शन के लिए जा सकता है। ये 5 तरीकों के माध्यम से जा सकता है। मार्क हमने कर लिए। अब प्यारे दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एजेंसीज अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसमें तो क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला है डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। क्या भैया, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के अंदर एक प्रेसिडेंट और कितने मेंबर होने चाहिए, 2। दोबारा बोलो, प्रेसिडेंट कितने होने चाहिए, मेंबर कितने एक होने चाहिए, जिसमें दो एटलीस्ट 1 वुमेन जरूर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 वन वुमेन। इसके अंदर 1 करोड़ तक के केसेस को फाइल किया जा सकता है। कितने करोड़ तक के, 1 करोड़ के लिए। प्यारे दोस्तों, अगर हम इसके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, ध्यान से सुनना, इसके डिसीजन के, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो विद इन 45 दिन, 45 डेज के अंदर किस फॉरम में जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जा सकते हैं, नेक्स्ट फॉरम पे जा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के पास, जज के पास अथॉरिटी है, वो मार्केट से टेस्टिंग के लिए सैंपल कलेक्ट करा सकता है। और प्यारे दोस्तों, वर्ल्ड में किसी भी लैब्स के पास वो सैंपल को टेस्ट के लिए भेज सकता है। सो प्यारे दोस्तों, इसके अंदर जल्दी से डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के पास 2 पार्टियों में लड़ाई हुई, मान लो एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर, दोनों में लड़ाई हुई तो दोनों केस लड़े तो ये टाइम प्रोसेसिंग प्रोसेस है, हिंदुस्तान के टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो प्यारे दोस्तों, इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट फॉरम का जज एज ए मिडल मैन का भी काम करता है। किसका काम करता है, ताकि 5 दिन वो देता है, 5 दिन में दोनों बैठ जाओ मेरे सामने और सेटलमेंट कर लो। सेटलमेंट हो जाए तो जल्दी से सेटल हो जाएगा चीजें दोनों के बीच में। देन द सेकंड कॉल्ड स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन में क्या होता है भैया, एक प्रेसिडेंट और एटलीस्ट 2 मेंबर होता है, जिसमें एटलीस्ट 1 वुमेन जरूर होनी चाहिए। ये केस फाइल कब से होता है, एक से ज्यादा, लेकिन अप टू 10 करोड़ तक का। 1 करोड़ तक का कहां होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। इसमें कहां से होता है, अगर इसके रिजल्ट से, इसके जो पनिशमेंट से अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है, इसके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो पहला 45 दिन था, विद इन 30 डे हम कहाँ जा सकते हैं, नेशनल कमीशन के अंदर। ये भी 5 डेज के अंदर मिडल मैन की तरह सेटलमेंट कराने के लिए काम करता है। इसके भी राइट है, कहीं से भी बाजार से सैंपलिंग कलेक्ट करा सकता है और किसी भी लेबोरेटरी पे टेस्ट के लिए भेज सकता है। देन द सेकंड इज कॉल्ड नेशनल। नेशनल में क्या होता है, एक प्रेसिडेंट और एटलीस्ट 4 मेंबर, एटलीस्ट 4 मेंबर, जिनमें एटलीस्ट 1 वुमेन होनी चाहिए। ये कितने के लिए जा सकता है, अच्छा इसमें कौन कौन से लोग आ सकते हैं। लोग कह देते हैं पहला ऑप्शन 10 करोड़ से ज्यादा, या स्टेट कमीशन से जो सेटिस्फाइड ना हो। बताओ, 10 करोड़ से ज्यादा, स्टेट कमीशन से सेटिस्फाइड ना हो, वो या दोनों। बोथ सो प्यारे दोस्तों, इसके राइट्स हैं, वो टेस्टिंग के लिए भेज सकता है। अगर इससे सेटिस्फाइड नहीं है तो प्यारे दोस्तों 30 डेज के विद इन सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं, ये भी 5 दिन के अंदर मिडल मैन की तरह काम करता है सेटलमेंट के अंदर। आर यू गॉट इट। 3 टायर मैकेनिज्म एनफोर्समेंट एजेंसी आ गई। पहली कौन सी, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। दूसरी कौन सी, ये दोनों को स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। आखिरी कौन सी, नेशनल कमीशन को सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है। सो प्यारे दोस्तों, अब प्यारे दोस्तों, ये कैसे कैसे, अब ये 3 टायर जो मैकेनिज्म एजेंसी है क्या क्या कर सकती है, ये ऑर्डर दे सकती है, भैया जो डिफेक्टिव गुड्स का वो रिमूव करो, तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट को बदल के दो, प्राइस वापस करो। सो जो हजारडस गुड्स हैं उसे बाजार में बेच ही नहीं सकते आप। आपका ट्रेड प्रैक्टिस बाजार में आप बैन कर देंगे, आपको डिसकंटिन्यू कर देंगे। जैसे नूडल्स में कौन सी को किया था, मैगी को किया था। सो मैन्युफैक्चरिंग का जो पूरा प्लांट है वो सीज कर देंगे। अगर किसी को लॉस हुआ इंजरी के कारण तो उसको कंपनसेशन देने के लिए कंपाइल कर देंगे। तो ये कंपनसेशन के लिए इस तरीके से ऑर्डर इशू करते हैं।
प्यारे दोस्तों, कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट के फायदे किसके हैं? कंज्यूमर के भी और बिजनेस के भी, दोनों के फायदे हैं। अपने आप जितने भी बना लो उतने ही कम है। सो कंज्यूमर, प्यारे दोस्तों, कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है? कंप्लेंट फाइल करने वाला एनी कंज्यूमर कौन कर सकता है? कोई रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, एक या एक से ज्यादा कंज्यूमर के बिहाफ पर कोई वकील कर सकता है, लीगल हायर कर सकता है, और एक से ज्यादा कंज्यूमर मिलके भी कर सकते हैं। तो कौन केस कर सकता है? आर यू गॉट इट? सो दिस इज ऑल अबाउट द सीपीए 2019। आर यू गॉट इट? सबको आया? टॉपिक को बदलें। आज के लिए बिजनेस स्टडी के लिए इतना ही। प्यारे दोस्तों, कल की क्लास के अंदर मैं अकाउंट्स को एक थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके एनालिसिस को एक पूरा गो थ्रू करा दूंगा। कल आखिरी क्लास होगी, कीमती क्लास होगी, ध्यान से कर। आज के लिए इतना ही। रीजनिंग की क्लास में जल्दी ही 2 मिनट में मिलते हैं। जय हिंद।